दुनिया भर में जंग चल रही है पर इंडिया पूरी तरीके से सेफ है। सूडान में अलग कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान इजराइल, रशिया यूक्रेन, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया। चलिए एक भविष्यवाणी करते हैं। नहीं, हाथों की लकीरों को देख के नहीं, डेटा को देखकर, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर तुम तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला मतलब साउथ के किसी स्टेट से हो तो 2026 में तुम्हारी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी, तुम्हारी लोकसभा में सीटें कम रह जाएंगे और तुम्हारी मांगों का वजन हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने किया नहीं, क्योंकि तुमने ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किए। और अगर तुम बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स से हो, यानी नॉर्थ इंडिया से, तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी, तुम्हारी मांगों का वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने तो किया। और क्या दबा कर किया। रुको, मतलब जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, खुद को सिविलाइज किया, डेवलप किया, उनकी पावर कम, और जिसने धड़ल्ले से पॉपुलेशन बढ़ाया, रिलीजन कास्ट में उलझे रहे, उनकी पावर ज्यादा। कुछ भी सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, इकोनॉमिक्स भी, पैसा भी साउथ के लोग कमाएंगे और नॉर्थ के लोग 10-10 हजार की गड्डियां उड़ाएंगे। हमने भी वोट दिया नीतीश कुमार को। क्या वजह रही? 10,000 दिए। पर चुनाव के समय बाकी 5 साल मजदूरी करेंगे और किस्मत का रोना रोएंगे। और बिहार तो इस देश के लिए ऐसा हो गया है जैसे शरीर के किसी अंग में एक बीमारी। पूरा शरीर मिल करके कमाता है और पूरे शरीर का कमाया हुआ पैसा बिहार के इलाज में लगाया जाता है, पर बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। और बिहार के लोग 15-20 साल से तुम एक ही डॉक्टर से इलाज कराते हो, एक बार डॉक्टर ही बदल के देख लेते। खैर, आया था एक डॉक्टर, पर नया डॉक्टर था और पीले रंग की दवाई दे रहा था, पर तुम्हें तो नारंगी या हरे रंग की दवाई चाहिए थी। अब किसी मूर्ख को ही रंग से ज्यादा इलाज से प्यार हो सकता है? इलाज क्या है, होता रहेगा, रंग जरूरी है। घर में बेटी बीमार हुई और डॉक्टर ने हरे रंग का कफ सिरप दे दिया। नहीं, हरे रंग का कफ सिरप नहीं पिलाना, खांसी होती रहे, कफ सिरप ऑरेंज कलर का तो हम कोई देखे नहीं अभी तक। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। तमिलनाडु के लोगों ने केंद्र के सरकार को 100 रुपए टैक्स दिए, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु की सरकार को वापस दिए 29 रुपए, तो बाकी 71 रुपए कहाँ गए? अच्छा, बिहार के लोगों ने केंद्र के सरकार को टैक्स दिया 22 रुपए और केंद्र की सरकार ने बिहार की सरकार को वापस किए 155 रुपए। हाँ, हमें ज्यादा मिलना चाहिए, हम गरीब हैं। हम खानदानी गरीब है, हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। 80 साल से गरीब है। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। और 80 साल और गरीब रहेंगे, क्योंकि मूंछ पे रहेगा ताव, और बिहारी को भूख लगेगी तो बिहारी खाना नहीं खाएगा, बिहारी खाएगा भाव। हम राजपूत हैं, हम अहीर हैं, हम कोईरान हैं। अरे तुम बिहारी हो जिसकी बिहार के बाहर और कोई औकात नहीं है, तुम झुंझुना हो जो बिहार के अंदर ही बच सकता है। सब ऐसे चलता रहा तो ठीक है, लेकिन अगर साउथ के स्टेट्स ने इस पर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो I am much more concerned about what happens to all this money when it goes to the poorer states. Why is it not leading to development? शुरू कर ही चुके हैं पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा भले वो ज्यादा कमाते हो, पर 2026 के बाद लोकसभा के अंदर नॉर्थ से बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, साउथ इंडिया के लोग कम रह जाएंगे, उनकी बात का वैल्यू क्या ही रह जाएगा। पर क्या ये ठीक है? मेहनत वो करें, सही गवर्नमेंट वो चुने, डेवलपमेंट वो करें, लाखों लाख टैक्स वो भरें, पर उनके पैसों का इस्तेमाल हम करें, वो भी नाजायज इस्तेमाल। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु के किसी एक एजुकेटेड मेहनती कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से 50,000 रुपए टैक्स कलेक्ट करती है और बिहार इलेक्शन के पहले बिहार की 5 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांट देती है, हाँ, किसी स्कीम का बहाना देकर, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का शायद तमिलनाडु में 1 वोट खराब हो जाए पर बिहार में 5 वोट बन जाएगा। तो अगर 10% वोट खराब करके 50% वोट बन जाए तब तो देश में सरकार बन जाएगी। पर ये टैक्स का सही इस्तेमाल है या गलत इस्तेमाल है? सही है, पर कहीं अगर ये सिस्टम बदल गया, तब बदल भी रहा है, इस वीडियो में आगे बताऊंगा। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, क्योंकि हैं तो हम एक ही देश का हिस्सा। और सबसे बड़ी बात, क्या नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया में इज्जत से रह पाएंगे? चलिए पता लगाते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा बिहार, झारखंड, दिल्ली, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में बिताया है और आधा हिस्सा साउथ इंडिया में बिताया है। कॉलेज की पढ़ाई मैंने बैंगलोर में ही की। पहले इतना नहीं था, पर अब साउथ के लोगों में और नॉर्थ के लोगों में बहुत फ्रिक्शन, विभाजन देखने को मिल रहा है। आप सोशल मीडिया पे बहुत सारा वीडियो देख लिए होंगे। एक कल्चरल लड़ाई धीरे धीरे अपनी जगह ले रही है। अब आम जनता को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि ये एक आर्थिक मुद्दा है, सिर्फ हिंदी बोलने भर की बात नहीं है। It's the lack of progress. It's like throwing money down a well. What is happening that this money is not able to achieve outcomes? For the entire southern states, there is a injustice caused by the government of India. तो क्या हकीकत में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से चोरी कर रहा है? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सेंट्रल टैक्स पूल ज्यादातर दक्षिण यानी साउथ इंडिया के योगदान से बनता है, न कि नॉर्थ इंडिया के। इस बड़े हिस्से से अलग अलग सेस और सरचार्ज हटाने के बाद जो बचता है वो एक
बांटने वाला हिस्सा होता है। अब उसका 40% हिस्सा फाइनेंस कमीशन द्वारा स्टेट्स को फिर से बांट दिया जाता है। लेकिन यहीं पर दिक्कत आती है। 100 rupees if I'm giving, I'm getting back only 13 rupees. UP, Madhya Pradesh, Bihar, they're paying 100, they're getting back 282, 288, 313 in some cases. यही कारण है कि साउथ इंडिया के स्टेट्स में वहां के लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी सजा मिल रही है, और हमें भी पहली नजर पे देखने पर ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं है। असली मुद्दा इसके अंदर है, एक डर, एक गहरी चिंता का विषय कि दक्षिण भारत के सारे स्टेट्स की आवाज अब धीरे धीरे सेंट्रल पॉलिटिक्स में कमजोर पड़ रही है। और वजह एक संवैधानिक टाइम बॉम्ब जो दशकों पहले लगाया गया था, एक ऐसा जो इस साल फटने वाला है। लेकिन हम इस पे आगे बात करते हैं। पहले मैं सभी दावों की पुष्टि करना चाहता हूँ। क्या दक्षिण भारत वाकई में उत्तर भारत से ज्यादा विकसित है? क्या उत्तर भारत वाकई में दक्षिण भारत से चोरी कर रहा है? और क्या तरीका है इन सब मुद्दों को शांत किया जाए इससे पहले कि हमें और गहरा विभाजन हो? लोग पहले इन बातों पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, पर 2026 में डीलिमिटेशन की चर्चा की वजह से अभी स्थिति ऐसी सीमा पर पहुंच रही है जहां से बेकाबू हो सकती है। इस साल खास करके साउथ में सारे लोग इस मुद्दे पर बात करना शुरू कर चुके हैं। करना भी चाहिए, देश की स्थिति के बारे में सभी लोगों को पता चले। अब चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में एक आइडिया है कि आप वाकई में अगर किसी जगह की विकास को मापना चाहते हैं तो आप उसके जीडीपी, उसकी स्काईलाइन या वहां कितने अरबपति हैं, इन सब को नहीं देखते। आप उस जगह की महिलाओं के जिए गए अनुभवों को देखते हैं। तो हमने सोचा चलिए ठीक है, इसे आजमा के देखते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, एक ही देश, एक ही संविधान, उसी एक नजरिए से अच्छे डेटा का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो कल्पना करिए कि आप 4 मैटरनिटी वार्ड के सामने खड़े हैं जहां बच्चे पैदा होते हैं। एक बिहार में, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में और एक केरला में। इस दिन हर वार्ड में 1000 लड़कियां जन्म लेती हैं। वो सभी एक ही देश की नागरिक हैं, पर फिर भी जैसे ही वो उस वार्ड से बाहर आती हैं, वो बहुत अलग अलग दुनिया में प्रवेश करती हैं। इन सभी स्टेट्स का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरीके से अलग अलग है। चाइल्ड डेथ्स में भी बहुत बड़ा अंतर है, यानी सभी लड़कियों का 1 साल तक जीवित रहना जरूरी नहीं है। सिर्फ 1 साल बाद ही बिहार में 1000 में 973 बचती हैं, उत्तर प्रदेश में 962, तमिलनाडु में 987 और केरला में 994 लड़कियां जीवित रहती हैं। रुकिए, अभी तो शुरुआत है। सभी को बेसिक जैसे प्राइमरी स्कूल तक जाने का मौका नहीं मिलता। अब केरला में 99% लिटरेसी है, तो वहां लड़कियां थोड़ा शुरुआत से ही आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर आता है सबसे तेज गिरावट। जबकि कई लड़कियां स्कूल जाती हैं, लेकिन हाई स्कूल पूरा करने वाली महिलाओं में बहुत बड़ा अंतर है। बिहार में स्कूल शुरू करने वाली महिलाओं में से केवल 36% महिलाएं इसे पूरा करती हैं। अब कॉलेज एडमिशन को देखिए, ये तो और बदतर है। और अब अगर आप ये देखें कि उन कॉलेज ग्रेजुएट्स में से कितनी हाई वैल्यू वाली अच्छी नौकरियां पाती हैं जो लगभग 30,000 से ज़्यादा महीना देती हो, तो 1000 में से सिर्फ 3 लड़कियां जो बिहार में जन्म ली थी वहां तक पहुंच पाएंगी, सिर्फ 3। अब देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार की महिलाओं का योगदान कम है। बहुत सारी महिलाएं अनपेड फार्मिंग या घर चलाने वाले छोटे बिजनेसेस में काम करती हैं। वो आर्थिक रूप से सक्रिय तो हैं, लेकिन इनविजिबल, अदृश्य हैं। ऑन पेपर उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको आसान रखने के लिए हमको बस इतना याद रखना है कि बिहार में लगभग 34% लोग बहुआयामी गरीबी का सामना करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 23%, तमिलनाडु में यह गिरकर लगभग 2.2% रह जाता है और केरल में सिर्फ 0.5% लोग गरीब हैं। तो देखो, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के हिसाब से या सामाजिक रूप से दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में जो अंतर है, ये कोई छोटा फर्क नहीं है, ये लगभग जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए केंद्र सरकार दक्षिण से पैसा उत्तर की तरफ भेजती है, एक देश की एकता का वादा करते हुए। ये कागज पर तो ठीक लगता है, अमीरों से टैक्स लो, गरीबों की मदद करो, यही तो सभी संघ में होता है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। यही तरीका है जिसमें 41% पैसे का बंटवारा किया जाता है, जैसा कि हमने पहले बताया था। और अब इस साल ये कैसे होगा? तो जो पूरे पैसे में से 41% का बंटवारा किया जाता है, उस 41% में से 42.5% हिस्सा कमाई की अंतर पर निर्भर करता है। इनकम डिफरेंस, यानी एक राज्य की प्रति व्यक्ति आय अमीर राज्य से कितनी दूर है। तो बिहार, जो कि कम प्रति व्यक्ति आय जीडीपी रखता है, उसे ज्यादा हिस्सा मिलता है ताकि वो पीछे न रहे। फिर लगभग 17.5% का भार जनसंख्या, पॉपुलेशन पर है। ज्यादा लोग, ज्यादा पैसा, ये एक आसान मैथ्स है। फिर
फिर कुछ और बातों का ध्यान रखा जाता है, राज्य का आकार, कितना पर्यावरण सुरक्षित है, जनसंख्या का प्रदर्शन और आखिरी में जीडीपी में योगदान, यानी स्टेट का कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। इसका भार 10% है। ये जो आखिरी फैक्टर है, कुछ ही दिन पहले 16वें वित्त आयोग ने जोड़ा था। ये एक बड़ा बदलाव है और हकीकत में अपनी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, लोगों के लिए प्रगति लाने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती। आप जानते हैं 5 दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वो भारत के कुल टैक्स का 23.5% देते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 15.8% वापस मिलता है। वहीं कुछ गरीब उत्तर भारत के राज्यों का समूह 10.8% टैक्स देता है और लगभग 43% वापस पाता है। लेकिन दक्षिण का गुस्सा सिर्फ इस पैसे के बंटवारे को लेकर नहीं है, इस बात पर है कि वो जो पैसा देते हैं वो पैसा जाता कहाँ है। What is happening that this money is not able to achieve outcome? So it's not the money that we begrudge. We live in one country. We want everybody to grow. It's the lack of progress. It's like throwing money down a well. देखो, हर अच्छे से काम करने वाले फेडरेशन में एक जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सिस्टम होता है। मतलब एक तरीका जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो पैसा हमने भेजा उसका असर हुआ कि नहीं और क्या नतीजे बेहतर हुए। लेकिन भारत का जो फॉर्मूला है उसमें ऐसा कुछ नहीं है और यही बात दक्षिण भारत के लोग कहते हैं। अब ये एक सही चिंता है, लेकिन इसके पीछे अजीब अलग अलग समय की अलग अलग घटनाएं, जिन घटनाओं ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया, जिससे उत्तर भारत इतना गरीब रहा और दक्षिण भारत इतना आगे बढ़ गया। और वही इतिहास का संदर्भ पूरा माजरा समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये समझाएगा कि उत्तर भारत उसी तरीके से क्यों नहीं बढ़ पाया जिस तरीके से दक्षिण। तो चलो एक बार फिर समय में पीछे चलते हैं। 18वीं सदी में जब ब्रिटिशर्स पूरे उत्तर भारत में जमींदारी सिस्टम जोर शोर से लागू कर रहे थे, तो पीढ़ियों तक हर रुपया ज्यादा से ज्यादा जमींदारों से होते हुए कलकत्ता और फिर लंदन चला जाता था। पैसा सिर्फ एक ही दिशा में बहता था, बाहर की तरफ। और जब आखिर में लोकतंत्र आया तो उत्तर भारत की राजनीति ने स्कूल और हॉस्पिटल बनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जाति की सुरक्षा पर ध्यान दिया। बहुत सारे नेता ताकत में आए सिर्फ इस वादे से कि वो आपकी जाति के हैं और आपको बचाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी ने भी बिहार में इसी नारे पे कैंपेन किया, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। और वो इज्जत करोड़ों दबे कुचले लोगों के लिए जरूरी थी, लेकिन इसका आर्थिक नुकसान भयानक था। इंफ्रास्ट्रक्चर गिरने लगे, कानून व्यवस्था ढह गई और एक दौर शुरू हुआ जिसे अक्सर लोग जंगल राज कहते हैं। तो जमींदारी सिस्टम की वजह से उत्तर भारत का पैसा अंग्रेज लंदन ले गए। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। 1952 में सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू करी, जो कि हमारे इतिहास की सबसे खराब आर्थिक नीतियों में से एक थी। अब बहुत से लोग शायद इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये पॉलिसी इतनी अहम है कि हर बार जब भी हम उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की विवाद की बात करते हैं तो इसे चर्चा में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि इस पॉलिसी ने उत्तर भारत की किस्मत बुरी तरह बदल दी। असल में सरकार को पता था कि खनिज यानी मिनरल्स उत्तर भारत में थे, तो इसका मतलब था कि कोई भी फैक्ट्री मालिक दक्षिण भारत में निवेश नहीं करता और वो पीछे छूट जाते। तो दिल्ली की केंद्र सरकार ने उत्तर भारत से पूरे देश भर में ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी खर्च है उसमें सब्सिडी दे दिया और फैक्ट्री मालिकों के नजरिए से उत्तर भारत बंद था, लैंड लॉक्ड। लेकिन इस पॉलिसी के बाद आप बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के मिनरल्स को या कोई भी सामान को दक्षिण भारत ले जा सकते थे। और दक्षिण भारत के पास क्या था जो उत्तर भारत के पास नहीं था? इडली सांभर नहीं, उनके पास तटीय किनारे थे, बड़े बड़े समुद्री पोर्ट जो जरूरी थे कि अगर आपको चीजें बना करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना था तो बहुत सी इंडस्ट्रीज दक्षिण भारत में बनने लगी। माने अगर आसान शब्द में समझाएं तो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में धरती के अंदर मिनरल्स मौजूद था, तो सरकार को लगा कि सब फैक्ट्री यहीं दिल्ली, यूपी और बिहार, झारखंड में ना खुल जाए। तो फिर इसलिए सरकार ने बोला कि नॉर्थ इंडिया से अगर मिनरल्स साउथ इंडिया ले जाओगे तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर इंडस्ट्रीज को लगा कि कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है तो हम अपनी इंडस्ट्री नॉर्थ इंडिया में क्यों लगाए, हम साउथ इंडिया में ही लगा देते हैं। सामान नॉर्थ से साउथ ले आएंगे, पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा और साउथ के पास पोर्ट है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ऐसा हुआ कि सारी इंडस्ट्री साउथ इंडिया में ही खुलने लग गई। ये पॉलिसी लगभग 40 साल तक रहा और उत्तर भारत का फायदा बराबर नहीं, लगभग खत्म हो गया। और हाँ, जब पॉलिसी 1993 में खत्म हुई तो कोई रीबिडिंग फंड नहीं मिला, कोई ट्रांजिशन प्लान नहीं, बस एक माफी और आगे बढ़ने को कहा गया। अब मेरा ख्याल है कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक सेंट्रल बॉडी यानी कि लगभग 140 करोड़ लोगों को जो अलग अलग समूह से आते हैं, इनका सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे और केंद्र की सर्वशक्तिशाली सरकार
सबके लिए फैसला ले लेती है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स सुझाव देते हैं कि भारत देश में एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। अगर आप सोचे तो डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। सारे राज्यों को, सारे स्टेट्स को अपने पैसे, अपने कानून, अपने लोगों पर थोड़ा कंट्रोल रहेगा, तभी तो वो उनके लिए बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी है। खैर, इट इज जस्ट एन आइडिया। देखिए, उत्तर भारत ने सच में गरीबी को नहीं चुना था, बल्कि एक बदकिस्मत नीति और जमींदारी के बंधनों ने इसे बढ़ाया। और वहीं आप दक्षिण भारत को देखें तो वहां एक अलग तरह का प्रयोग हुआ। हाँ, वहां भी इतनी ही मुश्किल थी क्योंकि उनके पास भी जाति व्यवस्था की अपनी अलग चुनौतियां थी। लेकिन फॉर्चुनेटली वहां कुछ राजनीतिक नायकों ने द्रविड़ आंदोलन के जरिए ऊंची जाति के वर्चस्व को शिक्षा से हटाया। 1912 में कर्नाटक में एक आदमी एम विश्वेश्वरैया मैसूर के दीवान बने। उनका नारा साफ था, उद्योगीकरण या मौत। उन्होंने डैम्स बनाए, प्राइमरी एजुकेशन जबरदस्ती लागू किया और सबसे जरूरी इंजीनियरिंग कॉलेजेस शुरू किए जो तकनीकी टैलेंट का रास्ता बने। उन कॉलेजेस ने 70 साल तक ग्रेजुएट्स दिए। तो जब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनीज में से एक थी, 1985 में जब भारत में प्रवेश करने के लिए एक शहर चुन रही थी तो उन्होंने दिल्ली को नहीं, बैंगलोर को चुना, क्योंकि वहां टैलेंट पहले से ही तैयार था। तो कभी कभार स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी जरूरी होता है। जबरदस्ती पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया तो फायदा हो गया। अब तमिलनाडु को देखिए, के कामराज 1954 में मुख्यमंत्री बने। जब उन्होंने पद संभाला तो तमिलनाडु की साक्षरता दर केवल 18% के करीब थी। कामराज को पता था कि सिर्फ स्कूल बनाना काफी नहीं है, बच्चों के पास स्कूल आने के लिए पैसे नहीं थे, उन्हें खेतों में काम करना पड़ता था और आप एक भूखे बच्चे को गणित नहीं पढ़ा सकते। तो 1956 में उन्होंने मिड डे मील स्कीम शुरू की। जो स्कूल आएगा हर उस बच्चे के लिए मुफ्त दोपहर का खाना। इट वॉज रेवोल्यूशनरी फॉर देम। गरीब माँ बाप के पास एक बड़ा कारण बन गया अपने बच्चों को स्कूल भेजने का, बस दोपहर के खाने के लिए। और जब बच्चे स्कूल में थे तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। एडमिशन्स आसमान छूने लगे और सिर्फ 10 साल के अंदर लिटरेसी लगभग दुगनी हो गई। लेकिन दक्षिण भारत की असली ताकत वो उनकी महिलाएं थीं। तमिलनाडु में फैक्ट्री वर्कर्स का 40% हिस्सा महिलाएं थीं। तो सिर्फ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, जब ग्लोबल इकोनॉमी 1991 में खुली तब दक्षिण के पास पहले ही एक सक्षम वर्कफोर्स तैयार था। तो फोर्ड आई, फिर Hyundai आई, फिर BMW आई। आईटी बूम ने बैंगलोर और हैदराबाद को घेर लिया। कर्नाटका 1997 में भारत का पहला आईटी पॉलिसी लागू करने वाला राज्य बना, जिससे बैंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली बन गया। उसी साल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल गेट्स से मिले और उन्हें राजी किया कि वो अपना पहला डेवलपमेंट सेंटर सियाटल के बाहर हैदराबाद में खोलें। इसी तरह दक्षिण भारत आत्मनिर्भर टेक वेल्थ बन गया। उत्तर भारत के लोग कृषि पर ही टिके रहे। तो अब आपको पूरी कहानी का क्रम समझ में आ गया होगा। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, वही सरकार की घटिया नीति, जमींदारी सिस्टम और दक्षिण भारत के साहसी कदम। ये है दो हिस्सों के बीच का फर्क, एक ही दिल के दो हिस्सों की असमानता। ये सब सुनने के बाद उत्तर और दक्षिण की बहस एक लड़ाई नहीं बल्कि हालातों के चलते बने एक असंतुलन की कहानी समझ में आती है। और केंद्र का प्रयास है कि बाद में आकर के वो तराजू को संतुलित करें। और यही वजह है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला ऐसा बना जैसा है। तो फिर इतना सब चीज जानने के बाद अब बहस किस बात की? मैंने पहले ही कहा था, तेजी से बहते हुए नदी पर एक बांध बनाई गई थी, जो बांध इस साल टूटने वाला है। और इसी वजह से दक्षिण भारत के लोग डरे हुए हैं। एक ऐसा कानून जो इस साल लागू होने के बाद दक्षिण भारत को केंद्र के किसी भी असली ताकत से वंचित कर सकती है। वो ताकत जो दक्षिण के लोग राष्ट्रीय नीति को आकार देने में रखते हैं, वही ताकत कम हो सकती है। अब इसे समझने के लिए हमें एक बार फिर समय में पीछे जाना पड़ेगा। 1970s के दशक में भारत एक मैल्थ्यूसियन नाइटमेयर के बीच फंसा हुआ था। ये क्या होता है? यानी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी लेकिन खाना उतनी ही धीरे बढ़ रहा था। हम संकट में थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राज्यों पर जबरदस्ती जन्म दर कंट्रोल करने के लिए दबाव डाला। अब महिलाओं की साक्षरता और कुल प्रजनन दर, इसके बीच एक सीधा स्पष्ट वैज्ञानिक संबंध है कि अगर पढ़ लेगी लड़की, वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो हमको मालूम था, उसको बाहर कर दो। चाचा बात सही है कह रहे थे। दक्षिण में ज्यादा महिलाओं को शिक्षा मिली तो उन्होंने अपनी जनसंख्या को काबू कर लिया। उत्तर भारत में महिलाओं को स्कूल और काम से दूर रखा गया और जनसंख्या नियंत्रण फेल हो गया तो आंकड़े बेकाबू हो गए। लेकिन लोकतंत्र में जनसंख्या का मतलब होता है शक्ति। एक व्यक्ति एक वोट, ज्यादा व्यक्ति ज्यादा लोग, ज्यादा सीटें संसद में। तो दक्षिण के नेताओं ने इस बात को तुरंत समझ लिया। जनसंख्या नियंत्रण में लाने का इनाम था
सदन में उनकी सीटें कम हो जाना, उत्तर भारत अपनी जनसंख्या के दम पर पूरी राजनीतिक हुकूमत हासिल करने वाली थी। तो एक बड़े राजनीतिक बगावत को रोकने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 1976 में 42वां संशोधन पास किया। उन्होंने राजनीतिक नक्शा लॉक कर दिया। हर राज्य को जो सीट मिली थी वो 1971 के जनगणना पर ठहर गई। जनसंख्या कंट्रोल करने का कोई फायदा नहीं था, यही तय हुआ और दशकों तक इससे शांति बनी रही। दक्षिण भारत ने पैसा कमाया, अमीर हुआ, उत्तर भारत अधिक जनसंख्यात्मक बना। दक्षिण में स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, इंडस्ट्री बनी और उत्तर भारत में मंदिर। आबादी बढ़ने का साइड इफेक्ट भी हुआ। उत्तर भारत धीरे धीरे दंडित होने लगा। उत्तर भारत की जनसंख्या डबल ट्रिपल हो गई, लेकिन जनसंख्या ट्रिपल होने के बावजूद भी उनकी सीटें उतनी ही रह गईं, क्योंकि जितनी भी सीट थी वो 1971 की संख्या पर 50 सालों के लिए लॉक हो गई। तो इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश का एक वोटर केरला के एक वोटर से काफी कम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व रखता है, जो कि कई उत्तर भारत के लोगों के लिए भरोसेघात जैसा है, जिन्होंने अपने दिल का हिस्सा संविधान के मूल सिद्धांतों में रखा है। एक व्यक्ति एक वोट। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर केरल में 10 लाख लोगों के लिए एक सांसद है तो उत्तर प्रदेश में 30 लाख लोगों के लिए 3 सांसद, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, लेकिन है सिर्फ उनके पास 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 सांसद। तो अब समझिए, दक्षिण भारत ने आर्थिक दंड उठाया और उत्तर भारत ने लोकतांत्रिक दंड भोगा। तो बात ये है, लेकिन चलिए कम से कम राजनीतिक संतुलन बनी रही, एक नियंत्रण बना रहा। लेकिन साल है 2026, तो अब वो संतुलन बिगड़ने वाला है, क्योंकि 42वां संशोधन इस साल खत्म होने वाला है। जल्द ही भारत को एक डिलिमिटेशन करना होगा, जो मौजूदा जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक नक्शे को फिर से बदलने जैसा होगा। और ये गणना दक्षिण के लिए बहुत डरावनी। जनसंख्या वाले उत्तरी राज्य जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश, उन्हें दर्जनों नई सीटें मिल जाएंगी, जबकि दक्षिण के राज्य तकरीबन 24 सीटें खो सकते हैं। केरला अकेले 1/3 प्रतिनिधित्व खो सकता है, और अगर ये हुआ तो दक्षिण की राजनीतिक ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय सरकार को दक्षिण में प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी हार्टलैंड राष्ट्रीय नीति तय करेगा। यही वजह है कि दक्षिण भारत के लोग चिंता में। डिलिमिटेशन का ही असर है जो टैक्स बंटवारे को लेकर आर्थिक टकराव में घुल रहा है, और ये असल चीज है जो कल्चरल वॉर को और ज्यादा बढ़ा रही है, जो आप सड़क पर और कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं। समझे? तो चलिए वापस मुख्य सवाल पर आते हैं। क्या उत्तर भारत दक्षिण भारत से पैसे ले रहा है? अगर सिर्फ कागज पे नजर डालें तो हाँ, ले रहा है। लेकिन आप मानते हैं कि देश इसी तरीके से चलता है? तो नहीं ले रहा। लेकिन फिर अगर आप देखें कि जो पैसा हासिल होता है उसका कोई रिटर्न नहीं दिखता, तो हाँ, ले रहा है। फिर आप इतिहास की तरफ देखें जिसने इस असमानता को जन्म दिया, तो नहीं ले रहा। क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 50 सालों तक उत्तर भारत की लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में कमी पैदा की? हाँ, लेकिन क्या डिलिमिटेशन दक्षिण भारत को पूरी पॉलिटिकल रेलेवेंस से साइड कर देगा? हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो कि हजारों जातियों और सैकड़ों भाषाओं और पूरी तरह अलग अलग कल्चर्स को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र में बांधने की कोशिश से पैदा हुआ है। जब BR अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया तो यही तनाव उन्होंने हल करने की कल्पना की थी, दुनिया को दिखाते हुए कि हम एक संगठित पहचान बन सकते हैं, चाहे हमारे बीच सबसे ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस क्यों ना हो। और यही चीज हमें इस समस्या को हल करने के तरीके पर ले आता है। तो सबसे पहले डिलिमिटेशन। सरकार फिलहाल एक ऐसे मॉडल पर है जिसे एक्सपेंशन विदाउट रिडक्शन कहा जाता है। दक्षिण में सीटें कम करने के बजाय लोकसभा में 543 से 888 सीटों तक बढ़ाया जाए। दक्षिण राज्यों की सीटें बनी रहें या थोड़ी बढ़े, दक्षिण को कागज पर सीटें नहीं खोनी, लेकिन उनका प्रोपोर्शनेट पावर कम हो जाएगा। तो फिर भारत बिना दक्षिण भारत से एक भी सीट जीते राष्ट्रीय सरकार बना सकता है। यानी हम एक हिंदी हार्टलैंड की ओर बढ़ रहे हैं, और यही एक गहरा विभाजन पैदा करने वाली चीज है। इसी से बचना। तो हम 2 चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर भारत को एक व्यक्ति एक वोट का हक दिलाना, और दक्षिण भारत के राजनीतिक आवाज की रक्षा करना। तो जैसा कि संसद के एक्सपर्ट्स ग्रैंड बार्गेन मॉडल इसको सबसे अच्छा समाधान मानते हैं। मोल भाव, न तेरा न मेरा, और यही सही शब्द है, क्योंकि यही मॉडल हर किसी से समझौते की मांग करता है। लोकसभा को 888 सीटों तक बढ़ाओ, एक व्यक्ति एक वोट पूरी तरह से बना रहे, उत्तर भारत खुश। ये उनके लिए कोई फायदा नहीं है, बल्कि 50 सालों से जमा लोकतांत्रिक कमी को ठीक कर रहा है। फिर दक्षिण को कमजोर होने से बचाने के लिए राज्यसभा एक फेडरल हाउस की तरह काम करे। इसे जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व से बदल करके बराबर रिप्रेजेंटेशन वाला बना दें। यानी हर स्टेट, चाहे उनका आकार कोई भी हो, पॉपुलेशन जो भी हो, सभी को बराबर सीटें मिले। ऑल स्टेट्स इक्वल सीट्स।
यूएस की जो सेनेट है वो भी इसी मॉडल पे काम करती है। फिर राज्यसभा को वाकई में थोड़ी बहुत शक्ति दो। अभी इसके पास पैसों के बिल, बजट, टैक्स ऐसे मुद्दों पर इनका ज्यादा अधिकार नहीं है। इस मॉडल में जो भी कानून जो कि संघवाद, टैक्सेशन या राज्य सीमाओं को प्रभावित करते हैं उन्हें दोनों सदनों में बहुमत से पास होना होगा। तो भले ही उत्तर भारत लोकसभा में बहुमत से कुछ भी पास कराए, लेकिन दक्षिण भारत इसे राज्यसभा में जांच सकती है, जहां उसके पास बराबरी का अधिकार होगा। केवल समझौता से नहीं, सभी लोगों के बीच में एक साझा आधार ढूंढने से बिल पास होगा। तो ऐसे में उत्तर भारत को लोकसभा में अपनी आवाज वापस मिल जाएगी और दक्षिण भारत के पास राज्यसभा में अच्छी ताकत हो जाएगी जिसकी उनको जरूरत है। अब जाहिर है कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल, क्योंकि ये बड़े संवैधानिक बदलावों की मांग करता है जो सबसे कठिन बदलाव होते हैं। लेकिन दूसरा विकल्प और भी मुश्किल है, तो अपना फैसला सोच समझ के करना होगा। अब आता है इकोनॉमिक्स। 16वीं वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन पहले ही एक बड़ा कदम उठा चुकी है। जीडीपी में योगदान को एक क्राइटेरिया बनाया जा चुका है 10% वजन के साथ। अगर इसे 15 या 20% किया जाए तब जाकर के ये दक्षिण के राज्यों के लिए प्रोग्रेस में सही में थोड़ा बहुत रेलेवेंट हो पाएगा। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला से नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स की जरूरत है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, बल्कि उत्तर भारत में भेजा हुआ पैसा नतीजे नहीं दे रहा। और ये सिर्फ दक्षिण भारत की परेशानी नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के लिए एक भयंकर ट्रेजेडी की तरह है। इन राज्यों के लोग, बिहार के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। तो जब कभी भी दक्षिण भारत का दिया हुआ पैसा बिहार में गिरती हुई पुलों, खाली स्कूलों और बेकार बदतर से बदतर इंफ्रास्ट्रक्चर में गायब हो जाता है, ये दिक्कत है। तो एक तरीका है कमजोर स्टेट्स को एक मेंटर स्टेट से जोड़ा जाए, एक परफॉर्मेंस बोनस पूल बना करके। यानी मेंटर स्टेट्स स्लो डेवलपिंग स्टेट्स के परिणामों पर नजर रखेगा, जैसे कि चाइल्ड डेथ्स पर ईयर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वर्किंग स्कूल्स, वर्किंग हॉस्पिटल और भी बहुत सारी चीजें। तो फिर केंद्र एक बोनस तय करे और फिर उसे उस कमजोर राज्य को दे, टू एनकरेज प्रोग्रेस। और इसी प्रक्रिया में आप एक ऐसा रिलेशनशिप बनाते हो जो किसी भी ग्रांट से ज्यादा वैल्यूएबल है, एक दूसरे के प्रोग्रेस में पार्टनरशिप। लेकिन ये भी काम तब करेगा जब रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी हो, नहीं तो रिपोर्ट 3-4 साल बाद आएगी और कोई पढ़ेगा ही नहीं। 16th फाइनेंस कमीशन सही दिशा में कदम उठा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि और भी ऐसे कदम उठाएगी, क्योंकि जहां हम हैं वो काफी नहीं है और आखिर में ये कल्चरल वॉर की दिशा में बढ़ रहा है। इसको देखने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ही एक दूसरे के प्रति नफरत को देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं, पर दोनों को अपने देश की असली कहानी पता ही नहीं। तो समझो, हमारा इतिहास हमेशा आपसी भाईचारे का ही इतिहास रहा है। हमें एक दूसरे की जरूरत है। कैसे? 1970 के दशक में जब भारत खाने की कमी को झेल रहा था, तो उत्तर भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए अपने खाने के उत्पादन को दुगना किया था और पूरे देश को खिलाया था। लेकिन आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का नींव रखने वाले कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे जो तमिलनाडु से आते थे, जिनका नाम MS स्वामीनाथन था। उनकी रिसर्च और मेहनत के बिना उत्तर भारत के पास वो जादुई बीज नहीं होते, यानी बीज बनाने वाला साउथ इंडिया से, लेकिन उसे उगाने वाले नॉर्थ इंडिया से। तो वी हेल्प्ड ईच अदर आउट। आज की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। देखो, दक्षिण भारत ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, जिससे उनकी उम्र दराज जनसंख्या का रेशियो ज्यादा हो गया। दे हैव मोर ओल्डर पीपल। मतलब 10 से 15 साल बाद दक्षिण भारत की वर्कफोर्स घटने वाली है। कम युवा टैक्स पेयर होंगे, वहां ज्यादा रिटायर्ड लोग होंगे। लेकिन वहीं उत्तर भारत में उसका उल्टा मामला है। एक बहुत बड़ी युवा आबादी, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ नॉर्थ में साउथ इंडिया जैसे लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई। तो ये बात तो साफ है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। दक्षिण भारत राष्ट्रीय GDP में योगदान देती है, जो देश को बढ़ाती है। हाँ, लेकिन उत्तर भारत भी एक अलग योगदान देता है। एक बड़ी आबादी, एक यंग वर्कफोर्स तैयार है, जो कि आर्मी में, मरीन में, नेवी में भारी मात्रा में एनरोल कर सकते हैं। और देश को आने वाले फ्यूचर पोजीशंस के लिए भी तो एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, ये रिलेशनशिप 50-50 नहीं है। ये ऐसे है कि तुम वो संभालो, मैं ये संभालूंगा। ये है पूरा मसला। तो फिर अगर आपसे कहे कोई कि नॉर्थ इंडिया ऐसा है और साउथ इंडिया वैसा है, भाई इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। इसके पीछे इतिहास के बड़े बड़े डिसीजंस हैं और हम सब एक ही देश का हिस्सा है और हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, मानो या ना मानो। वी नीड ईच अदर। वैसे जाने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई और समाधान, कोई विचार है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई बात अगर शेयर करना चाहे तो वो भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि ये जरूरी है कि हम एक बातचीत शुरू करें। एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय हमें ये देखना होगा कि हम एक राष्ट्र के रूप में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम सब साथ मिलकर के विकसित हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई विचार है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। बाकी अगर आपसे कोई आदमी नॉर्थ और साउथ की डिबेट करता है तो उसको ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। शुक्रिया। अब सब प्लेयर्स सामने आएंगे और खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। बलबीर कौर पंजाब। दोबारा। बलबीर कौर पंजाब। दोबारा। बलबीर कौर पंजाब। टीम से अलग होकर साइड में खड़े हो जाओ। बाहर। मौली जिमिक मणिपुर। आउट। नेक्स्ट। कोमल चटाला हरियाणा। बाहर।
नेत्रा रेड्डी आंध्र प्रदेश। आउट। रचना प्रसाद बिहार। निकोला स्क्वेरा महाराष्ट्र। विद्या शर्मा इंडिया। विद्या शर्मा इंडिया। जोर से कहो। विद्या शर्मा इंडिया।